आज की इस वीडियो में मैं आपको साउथ कोरिया के E9 वर्क वीज़ा से रिलेटेड वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाऊंगा जो अक्सर लोग अलग-अलग जगह से आधी अधूरी सुनकर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं EPS टेस्ट प्रेपरेशन की, क्योंकि E9 वीज़ा का दरवाज़ा यहीं से खुलता है। EPS टेस्ट असल में कोरियन लैंग्वेज का बेसिक टेस्ट होता है, जिसमें आपकी रीडिंग और लिसनिंग चेक की जाती है। इसके लिए कोई बहुत हाई लेवल कोरियन नहीं चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। अगर बंदा डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दे, बेसिक वोकैबुलरी याद करे, सेंटेंसेस समझने की प्रैक्टिस करे और पास्ट पेपर सॉल्व करे, तो एवरेज स्टूडेंट भी इस टेस्ट को क्लियर कर सकता है। अकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं, लेकिन सही डायरेक्शन और प्रॉपर मटेरियल होना बहुत मैटर करता है, वरना साल निकल जाते हैं और टेस्ट क्लियर नहीं होता। अब बात करते हैं एज लिमिट की, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ऑफिशियली E9 वीज़ा के लिए एज लिमिट यूजुअली 18 से 39 साल के दरमियान होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर कम एज वालों के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज और एम्प्लॉयर्स फिजिकली फिट और लॉन्ग टर्म वर्कर्स को प्रेफर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 35 या 38 साल वालों का चांस जीरो होता है, लेकिन उन्हें प्रेपरेशन, टाइमिंग और लक तीनों चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो E9 वीज़ा नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आता है, इसलिए मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास होना जनरली काफ़ी होता है। डिग्री होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिग्री का कोई स्पेशल एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि ये वीज़ा स्किल और फिजिकल वर्क के लिए होता है, ना कि ऑफिस या प्रोफेशनल जॉब्स के लिए। अब आते हैं टोटल कॉस्ट पर, जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। लीगल और ऑफिशियल प्रोसेस में EPS टेस्ट फी, मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन और बाकी गवर्नमेंट चार्जेस मिलकर एक फिक्स्ड रेंज में होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग ज़्यादा पैसा इसलिए लूज करते हैं क्योंकि वो एजेंट्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। याद रखें, E9 वीज़ा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोसेस होता है, इसमें हैवी एजेंट फी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, और जो लोग शॉर्टकट्स का वादा करते हैं वो अक्सर फ्रॉड होते हैं। सैलरी और ड्यूटी टाइमिंग की रियलिटी समझना भी बहुत ज़रूरी है। साउथ कोरिया में E9 वर्कर्स को मिनिमम वेज के मुताबिक पेमेंट होती है, जिसमें ओवर टाइम, नाइट शिफ्ट और एक्स्ट्रा आवर्स का पैसा अलग से मिलता है। नॉर्मल ड्यूटी टाइमिंग यूजुअली 8 घंटे डेली होती है, हफ्ते के 5 दिन, लेकिन फैक्ट्री और वर्कलोड के हिसाब से ओवर टाइम कॉमन होता है, जिससे मंथली इनकम काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। काम फिजिकली टफ होता है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और फिशरीज सेक्टर्स में, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि अपनी हेल्थ और स्टैमिना का भी रियलिस्टिक असेसमेंट करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि E9 के बाद क्या होता है। बहुत से लोग सिर्फ कोरिया आकर काम शुरू कर देते हैं और फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते, जबकि स्मार्ट लोग पहले दिन से नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचते हैं। E9 वीज़ा टाइम टू टाइम एक्सटेंड होता है, कुछ कंडीशंस के साथ जॉब चेंज भी पॉसिबल होती है, और कुछ लोग एक्सपीरियंस, लैंग्वेज और क्लीन रिकॉर्ड के साथ आगे चलकर बेटर ऑप्शंस की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। हर बंदा परमानेंट या लॉन्ग टर्म वीज़ा तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो लोग रूल्स फॉलो करते हैं और लीगली रहते हैं, उनके लिए ऑप्शंस बंद भी नहीं होते। इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आप फेक प्रॉमिसेस से दूर रहें, सही इन्फॉर्मेशन के साथ डिसीजन लें और पेशेंस के साथ प्रोसेस फॉलो करें, क्योंकि साउथ कोरिया का वर्क वीज़ा क्विक स्कीम नहीं, बल्कि एक प्रॉपर सिस्टम के तहत चलता है। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम कोरिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कोरिया। ऐसी ही रियल और स्टेप बाय स्टेप रियल गाइडेंस के लिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहें।